कंप्यूटर। तो सबसे पहले आता है हमारी फर्स्ट जनरेशन। हमें क्या करना है, जनरेशन से संबंधित कुछ चीज़ें हमें याद करके रखना है कि हमें जनरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें याद रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, जनरेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन मतलब कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट जनरेशन का समय। यहाँ पे जो हमने बनाई है PDF, इसमें 1940 से और 1956 तक रखा है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और याद करके रखना है कि जनरेशन का जो समय होता है, मुझे जो लगता है कि जहाँ तक हर किताब में अलग अलग लिखा हुआ है। समय पर जो थोड़ा सा ध्यान देना है कि हर किताब में अलग अलग समय लिखा हुआ है, तो उस पर ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपको एक नज़र में याद रखना है, पहली जनरेशन जो है, प्रथम जनरेशन जो है, वो 1940 से 1956 तक मानी जाती है। ठीक है, फिर आता है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में CPU के लिए मेमोरी और सर्किटरी के लिए बेसिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया कि प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, तो हमको बताना है वैक्यूम ट्यूब का। किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जो हमारा है उसका आविष्कार हुआ था 1904 में। कब हुआ है? 1904 में हुआ है। करने वाले हैं सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा जो है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। और कब किया गया? 1904 में किया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता है और ये बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट है कि प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या याद रखना है, इसमें निर्देश मशीन भाषा में लिखे गए थे। मशीन भाषा का मतलब होता है 0 और 1। क्या मतलब होता है? 0 और 1। मतलब जो भी निर्देश लिखे जाते थे प्रथम पीढ़ी में, वो किस में लिखे जाते थे? मशीन भाषा में। ये आपको याद रखना है। अब प्रथम पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं जैसे ENIAC, यूनिवेक, इसके अलावा भी हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर एक दो हमको ज़रूर याद रखना है। एक तो ENIAC प्रथम पीढ़ी का है और यूनिवेक जो है वो भी हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये प्रथम पीढ़ी से संबंधित कुछ बातें थी। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया, इसमें जो कोडिंग की जाती थी वो मशीन भाषा में की जाती थी। ये दो चार बातें याद रखना है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में हुआ, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है, ये चीज़ें। अब इससे संबंधित क्या आता है, ये है हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। बहुत बड़े आकार में क्या होते थे? साइज में बड़े होते थे। इनका आकार जो होता था, ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे जो पूरे एक एक रूम में लगाए जाते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना, आकार इनका बहुत बड़ा होता था। अब इसमें पता नहीं है क्या याद देख रहे हैं, हमें तो समझे भी नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। कैसे ये कंप्यूटर ऐसा लग रहा है मेडिकल बना है, उसमें छोटी छोटी दवाइयाँ रखी हुई है, ऐसा लग रहा है ना। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है मेडिकल वाले हैं भैया, और ये दवाई देख रहे हैं कौन सी बच्ची है कौन सी नहीं बच्ची है, ऐसा लग रहा है ना। तो ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे आकार में, दवाई वाली बात नहीं है। धीरे धीरे इसमें विकास हुआ है, धीरे धीरे कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास होता रहा है और कहाँ तक आ गए, ये तुम्हारे सामने रिजल्ट है। फिर बात आती है वैक्यूम ट्यूब। ये हमारे होते हैं वैक्यूम ट्यूब, इनका प्रयोग कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, ये होते हैं हमारे वैक्यूम ट्यूब। बात आती है सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन का समय है 1956 से, कब से? 1956 से 1963। ये सेकेंड जनरेशन की बात है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ है, इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में विलियम शाक्ले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? विलियम शाक्ले के द्वारा किया गया, जो कि यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना, विलियम शाक्ले के द्वारा किया गया। ये कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज, सस्ते और अधिक ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय थे। ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया
जाता था। इसका सेकेंड जनरेशन जो थी हमारी कंप्यूटर की, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसका उपयोग साइंटिस्ट और कमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता था और कमर्शियल उद्देश्य से किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं जैसे IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवेक 1108। ऐसे करके कुछ कंप्यूटर होते थे जो हमारे सेकेंड जनरेशन के हैं। प्रथम वाले तो आपको हमने बताए थे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको याद रखना है कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को हटा करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ 1947 में और किया किसने था? विलियम शाक्ले, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं कि सेकेंड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे वो इस तरीके से हैं। यहाँ पे देखो कि आकार में पहले से थोड़ा सा छोटे हुए, पहले तो आकार में बहुत बड़े होते थे लेकिन सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा आकार उनका छोटा हो गया था। फिर बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। ये होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर, तुमने लगे हुए देखे होंगे, मदरबोर्ड पर लगे होते हैं कंप्यूटर। इस तरीके से ये हमारे होते हैं ट्रांजिस्टर। आगे चलते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की अगर बात करोगे कि इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह पर IC का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? IC का, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, किया गया था। IC का आविष्कार JS किल्बी के द्वारा 1959 में किया गया। IC का आविष्कार कब किया गया? 1959 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया है? JS किल्बी के द्वारा किया गया था। इसमें एक सिंगल IC में सिंगल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते थे। एक जो सिलिकॉन IC लगाई जाती थी उस पर छोटी छोटी चीज़ों को लगा दिया जाता। जैसे IC में एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे, ठीक है। IC चिप के उपयोग ने कंप्यूटर की गति को, कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था। जब से कंप्यूटर्स में IC का प्रयोग किया गया है उसकी कार्य क्षमता और स्पीड में बदलाव हुआ था। मतलब कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा हो गई और कार्य करने की जो स्पीड थी वो भी ज़्यादा हो चुकी थी। इसमें क्या किया गया था कि इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जैसे फॉर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, बेसिक आदि का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो ये कई भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं, ये आपको याद रखना है। IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर और IBM 370 और 168 और TDC 316। तो ये कुछ बातें हमको ज़्यादा याद रखना है कि थर्ड जनरेशन में IC का प्रयोग किया गया है। दूसरा आपको याद रखना, IC का आविष्कार किसने किया है? JS किल्बी ने किया है। कब किया है ये आपको पता होना चाहिए, 1959 में किया है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, वो है तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि जो सिलिकॉन वो होती है हमारी IC होती है हमारी, IC के ऊपर परत किसकी होती है? इसके ऊपर जो परत होती है वो सिलिकॉन की होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की, ये आपको याद रखना है। जो हमारे पास IC होती है उसके ऊपर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपको याद रखना है। अब दिखाते हैं कि इस जनरेशन के कंप्यूटर कौन से थे, वो आपको याद रखना है। ये हमारे आए थे थर्ड जनरेशन में। आकार में बराबर बदलाव होता रहा है। आकार अगर आप देखोगे थोड़ा सा और छोटा हुआ है, सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा आकार थोड़ा सा और छोटा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हो। ये हमारे थे थर्ड जनरेशन के। पहले तुम जाते थे बैंक वगैरह में, देखे होगे इस तरीके से कंप्यूटर वहाँ पे रखे रहते थे, वो होते थे हमारे थर्ड जनरेशन के। किस तरीके से हमारी होती है IC? ये होती है हमारी IC के मॉडल कई अलग अलग होते हैं, ये आप देख सकते हो। सभी में IC का आकार और उनका मॉडल सब अलग अलग होता है, ठीक है। ये है हमारी IC चिप जिसका प्रयोग थर्ड जनरेशन में किया गया है। आगे चलते हैं हमारी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का जो समय है वो 1972 से, कब से माना गया है? 1972 से 2010। ये किसकी बात हो रही है? फोर्थ जनरेशन की, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग किया गया था? फोर्थ जनरेशन जो है इसमें LSI का, VLSI और ALSI का प्रयोग किया गया।
आईसी की जगह पर किसका प्रयोग किया गया? इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब एलएसआई और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब वीएलएसआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें एसएलआई तकनीक का उपयोग करके हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे। मतलब एक छोटे से चिप के ऊपर हजारों ट्रांजिस्टर लगाए गए थे। इसके आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई थी। मतलब जो प्रोसेसिंग का काम था एक छोटी सी चिप में आ गया था। उसके बाद इसके उपयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया है। एमएस डॉस और एमएस विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय के दौरान विकसित किए गए थे। इसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जीयूआई का भी समर्थन किया था। इसमें प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते थे जैसे सी और C++ और डी बेस। इन भाषाओं का प्रयोग हमारी 4th जनरेशन में किया गया था। ये आपको याद रखना है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं IBM 4341, DEC 10 और स्टार 1000 PUP 11। एक चीज़ आपको याद रखना साथ साथ में, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये होता है IBM का फुल फॉर्म। DEC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन। देखो ये फुल फॉर्म वगैरह वहाँ पे CCC में पूछी जाती है जो कि तुमको याद करके रखना है। देखो CCC के किसी भी एग्जाम में शॉर्ट की हुआ फुल फॉर्म है तो नॉर्मल सी बात है, वो तो पूछेगा ही। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ में याद रखना है। अगर साथ साथ में याद करोगे तो हो जाएगा, इकट्ठा जब याद करने जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं, शॉर्ट की है फुल फॉर्म है तो फिर दिक्कतें वहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 4th जनरेशन। किसका प्रयोग किया गया 4th जनरेशन में वो आपको याद रखना है, LSI और VLSI। ठीक है, LSI VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं आगे इसकी, किसमें किस तरीके के कंप्यूटर होते थे। ये कंप्यूटर्स तो तुम लोगों ने देखे होंगे, ये कंप्यूटर जो तुम लोग अभी भी यूज करते हो, ये हमारे थे 4th जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे? 4th जनरेशन। किसका प्रयोग किया गया था? LSI और VLSI का प्रयोग किया गया था। ये हमारा होता है LSI और VLSI जो हमारे मदरबोर्ड पर स्थायी रूप से लगा हुआ होता है। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर स्थायी रूप से लगा होता है। अब बात करते हैं लास्ट जनरेशन की मतलब 5th जनरेशन की। इसका समय माना गया है 2010 से अब तक। 2010 से अब तक समय के बारे में हमने शुरुआत में ही आपको बताया है कि समय पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पता चले तुम दूसरी किताब पढ़ने जाओ और वहाँ पे समय आपको दूसरा मिल जाए फिर सोचो ये गलत है। ठीक है, समय हर किताब में अलग अलग लिखा हुआ है तो उसी हिसाब से आपको क्या करना, रिवीजन करना, पढ़ना है। और समय से संबंधित वहाँ पर जो है क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, कि प्रथम जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4th का समय क्या रहा, इससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि समय में बहुत ज़्यादा मतभेद रहा। यहाँ पे क्या करेंगे, यह जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है, मतलब वर्तमान में इसका प्रयोग किया जा रहा है। 5वीं जनरेशन का प्रयोग हो रहा है वर्तमान समय में। इस जनरेशन के कंप्यूटर ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का भी प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? AI को भी डेवलप किया जा रहा है जिसमें खुद से सोचने और समझने की शक्ति होगी। एक चीज़ आपको याद रखना है, AI का मेन उद्देश्य है कि मशीनों में व्यक्ति की तरीके से, मानव की तरीके से सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना। ये मेन उद्देश्य है AI का। क्या है मेन उद्देश्य? मेन उद्देश्य ये है कि मशीनों में मनुष्य की तरीके से सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना, ये है AI। ठीक है, तो AI के बारे में इस अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए। तुमने देखा होगा जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाते हैं तो वहाँ पे 32 बिट 64 बिट जैसे शब्द हमको मिल जाते हैं। तो 64 बिट जो है हमारी 5वीं पीढ़ी में प्रयोग किया गया। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज
और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। इसका उपयोग कमर्शियल, इंटरेक्टिव, ऑनलाइन मल्टीमीडिया और नेटवर्किंग अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक, अल्ट्राबुक, इस तरीके से टेबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब हमारी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ऐसा नहीं जैसे तुम्हारा स्मार्टफोन है, मोबाइल, ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर ही है। जिस तरीके से कंप्यूटर कार्य करता है सेम उसी तरीके से तुम्हारा मोबाइल भी कार्य करता है। तो ये थी हमारी लास्ट जनरेशन और 5वीं पीढ़ी। इसमें प्रयोग किया गया है किसका, ULSI और AI का। किसका, ULSI और AI का। AI का मतलब अभी आपको हमने बताया। ये थे हमारे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जिनका तुम प्रयोग करते हो, जो कि तुम्हारे लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, टैबलेट हो गए, नोटबुक हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब तुम्हारे जैसे हो, ये सभी तुम्हारे क्या है, प्रथम 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, जो कि आज तक इस समय सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। और वर्तमान समय में जो कंप्यूटर प्रयोग हो रहे हैं वो हमारे 5वीं पीढ़ी के ही कंप्यूटर हो रहे हैं। ठीक है, क्या बता रही हो बिटिया? अच्छा, अरे बिटिया पढ़ो, ध्यान रखो। अरे ठीक है, जहाँ जाइयो चपरो ही करी हो, जहाँ जाओगी चपरो ही करी हो, हमें लगता वैसे ही रहा है ना, नहीं करोगी? काहे, हम तुमको समझा रहे, तुम अपनी बातों में बिजी हो। हाँ, चपरो ही करी हो जहाँ जाइयो, ना पंचायत लगाए बैठी हो। क्या पंचायत कर रहे बताओ, क्या बता रही बताओ? अच्छा बताओ। अच्छा, ये अपनी बातें बता रहे हैं। हाँ, ऐसे पंचायत लगाना 4-5 लोगों की, खूब ऐसे चुगली करो। तुम लोगों का चुगली करना काम ही है। हाँ, करते रहो, ठीक है, बैठे रहो पीछे और आराम से चुगली करो। अब आगे चलते, ये हमारे हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आते हैं AI की तरफ। ये VLSI होता है और AI का मतलब ये है, देखो आपको दिख रहा होगा कि एक रोबोट जैसा खड़ा हुआ है और हमें इधर पढ़ाने के लिए खड़ा है। अब पढ़ाने का मतलब ये है कि कुछ समय के बाद रोबोट का प्रयोग किया जाएगा जो मनुष्य की तरीके से कार्य करेगा, मनुष्य की जगह पे कार्य करेगा। जो कार्य हम लोग इस समय करते हैं वो कार्य आने वाले समय में, मतलब आने वाले समय में, फ्यूचर, ठीक है, भविष्य में जो है मनुष्य की तरीके से कार्य करेगा। जो हम लोग कार्य करते हैं वही कार्य मशीन करेंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है AI का। ठीक है, तो AI में आगे देखोगे ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस तरीके से मशीन खड़ी हुई है, आगे तुमको चीज़ें बता रही है। तो ये चीज़ें क्या हैं, अभी तक तो मनुष्य करता था, इंसान पढ़ाने लिखाने का, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसे कंप्यूटर्स आ जाएंगे, AI का प्रयोग किया जाएगा और उन चीज़ों का क्या होगा, वो मशीनें हम लोगों के कार्य में कार्यभार को संभालेगी। मतलब वहाँ पे लोगों का कार्य नहीं होगा, वहाँ पे कंप्यूटर और AI के द्वारा कार्य किए जाएंगे। बाकी तुमने इंस्टाग्राम पर तो देखा ही होगा AI का प्रयोग, किसी की फ़ोटो किसी के साथ जोड़ दी जाती है, कोई गाना गा पाता नहीं गा पाता, उसके बाद भी आपने देखा होगा अपने प्रधानमंत्री जो है अपने देश के, पता ही है ना नाम उनका, माननीय नरेंद्र मोदी जी, किसी के साथ में फ़ोटो जोड़ दी जाती है, कहीं किसी के साथ फ़ोटो जोड़ दी जाती है। ये तो गलत है फ़िलहाल, लेकिन करना नहीं चाहिए। लेकिन AI का समय है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में ये चीज़ें ज़्यादातर होने वाली हैं, ये आपको याद रखना है। और हमने बताया ही है कि AI का मेन उद्देश्य यही है कि चीज़ों को क्या करना, आसान करना और थोड़ा सा दिखावा ज़्यादा करना। ठीक है, AI का मेन उद्देश्य हो जाएगा कि मशीनों में मनुष्य की तरीके से सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक, ये हमारा है AI। तो इस तरीके से हमारी 5 जनरेशन हो गई। कितनी जनरेशन हुई? 5, ये आपको याद रखना है। 5 जनरेशन थी। 5 में पहली में किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। किसका प्रयोग किया गया है? ट्रांजिस्टर का। थर्ड में किसका प्रयोग किया गया है? IC का। फोर्थ में किसका प्रयोग किया गया है? LSI और VLSI। और 5वीं जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया है? ULSI और AI का डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। अगर ये आपको पता है तो आसानी से चीज़ें वहाँ पे बता। ठीक है, तो समझ में आप लोगों को आया होगा। जिन लोगों के समझ में आया हो
या ना भी आया हो चैनल को तब भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। समझ में आए ना आए तब भी चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली डेली देखोगे तब चीज़ें समझ में आने लगी, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।